उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला से बड़ी खबर जहां पर वन विभाग में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, बिना मास्क के मजदूर कर रहे काम। वन विभाग में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, बिना मास्क के मजदूर कर रहे काम। सूबे की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों द्वारा वृक्षारोपण करने के दौरान कस्बा पुखराया स्थित वन विभाग में दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, बिना मास्क के मजदूर कर रहे हैं काम। मजदूरों के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारी वन क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर छेदीलाल भी बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के ऑफिस में उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार आम जनता से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क, सैनिटाइजर यूज करने को लेकर लगातार अपील कर रहा है। जिम्मेदार पद पर बैठे वन क्षेत्राधिकारी छेदीलाल लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर केंद्र की सरकार के गाल में मार रहे तमाचा। ऐसे लापरवाह वन क्षेत्राधिकारी छेदीलाल के ऊपर कब चलेगा सूबे सरकार की चाबू? देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर आ रही जहां पर अनियंत्रित ट्रैक्टर खाई में गिरा, ड्राइवर नशे की हालत से एक की मौत। मामला कोतवाली नानपरा के अंतर्गत बितानिया गढ़ी घाट पुल का है। नानपरा रामपुर रोड गढ़ी घाट पुल जहां पर खेत जोतने के लिए जा रहे ट्रैक्टर रोटावेटर चालक नशे की हालत में था, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा, जिसके नीचे सुकई पुत्र मल्लू मौके पर मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है। सूचना पर पहुंची नानपरा कोतवाली पुलिस मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया। घटना सुबह शुक्रवार 9 बजे की है। ट्रैक्टर चालक इंदल पुत्र अयोध्या प्रसाद है। ट्रैक्टर पावर ट्रक था। मृतक के लड़के उत्तम का कहना है कि ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में ना होता तो ऐसी घटना ना होती। मृतक के लड़के उत्तम नानपरा कोतवाली तहरीर दिया और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए गुहार लगाई। प्रशासन से देखना है क्या उचित कार्रवाई होती है। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता राजा बाबू गोस्वामी के साथ। कौन ग्राम सभा? ये घटना कैसे हुई है? गाड़ी नशे के चक्कर में गाड़ी पर बैठते पड़ गया। ये आपके कौन है? क्या नाम है इनका? ट्रैक्टर कहाँ का था? ट्रैक्टर ट्रैक्टर चालक कौन था? इंदल प्रसाद। उनके पिताजी का नाम है? बुद्धा प्रसाद। कैसे हुई थी घटना? कैसे हुई थी घटना? दारू की नशे में हुई। कौन दारू के नशे में कौन था? इंदल दारू में। आपके पापा कहाँ जा रहे थे? कहीं क्या कहाँ जा रहे थे? पैदल जा रहे थे कि कोई चीज से? पैदल जा रहे थे। तो वो किस चीज से था? ट्रैक्टर से? तो उसने चढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश के इटावा से खबर आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयाग में 4 ब्राह्मणों की व विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी की हत्या को लेकर राष्ट्रीय महासंघ इकाई के प्रदेश सचिव पंडित देवेंद्र त्रिवेदी व पूरे देश के ब्राह्मण समाज में
जबरदस्त आक्रोश फैला है। आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इकाई इटावा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट इटावा को ज्ञापन दिया। सर्वप्रथम राजीव चौधरी सचिव व पंडित साकेत बिहारी दीक्षित जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने जिला मजिस्ट्रेट इटावा के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। ब्राह्मण समाज में हत्याएं रुकने के नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में प्रयाग में 4 ब्राह्मणों की हत्या व विंध्याचल में विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमला हुआ। पंडित साकेत बिहारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है और ब्राह्मणों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। अगर जल्द ही अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो ब्राह्मण समाज को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर सजा देकर इन ब्राह्मणों के साथ इंसाफ किया जाए। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। किस चीज़ का ज्ञापन दिया आज आपने? मैं प्रदेश सचिव राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की हैसियत से प्रयागराज में एक ही परिवार के ब्रह्म समाज के व्यक्तियों की हत्या हुई, उसके संदर्भ में तथा विंध्याचल मंदिर के पुजारी जी का कल गला भी रेता गया है और वो गंभीर रूप से घायल हैं और वो मौत से लड़ रहे हैं। लगातार कभी बुलंदशहर में, कभी एटा में, कभी कासगंज में, कभी मतलब पूरे प्रदेश में हर महीने में 2-3 हत्याएं ब्राह्मणों की हो रही हैं और सपरिवार हो रही हैं। ये हम लोगों में रोष है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे ये मैसेज जाए कि अगर यूपी में इस तरह की अराजकता होगी तो शासन प्रशासन और सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। ब्राह्मण समाज घोर विरोध कर रहा है इस बात का कि सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है और सरकार इन मामलों को दबाना चाहती है। इस बात का ज्ञापन दिया आपने, क्या मांग है? कल प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, ब्राह्मण परिवार के, और ये जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से निरंतर ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो प्रयागराज में जो ब्राह्मणों की हत्या हुई उसके संबंध में, उसके विरोध में हम लोगों ने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इकाई इटावा ने आज डीएम को प्रार्थना पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, जिससे कार्रवाई हो और जो हत्यारे हैं उनको दंड मिले। ये सर कल प्रयागराज में हत्याएं हुई हैं एक ही परिवार के संबंध में कुछ कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं अरुण कुमार गिरी, आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गोरखपुर नवनिर्मित अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ आयोजन। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गोरखपुर पुलिस विभाग के आला अधिकारी और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास ने किया वृक्षारोपण। आपको बताते चले कि पूरे देश में जहां वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगी, उसी क्रम में आज गोरखपुर के नवनिर्मित अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में आज सुबह गोरखपुर पुलिस विभाग के समस्त आला अधिकारी, गोरखपुर सदर के नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मंडलायुक्त जयंत नरलीकर, एडीजी जोन द्वारा सरेपा, डीआईजी राजेश डी मोदक, गोरखपुर के जिलाधिकारी विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जुलाई 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले वृक्षारोपण साप्ताहिक कार्यक्रम में आज 5 जुलाई को गोरखपुर के नवनिर्मित अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण किया। वहीं गोरखपुर नगर विधायक ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जहां 25 करोड़ पेड़ लगाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। उसी क्रम में आज यहां प्राणी उद्यान में भी वृक्षारोपण किया गया। ये बड़ी पुरानी कहावत है, एक वृक्ष 100 का प्रसन्न। अगर भविष्य की रक्षा करनी है तो वर्तमान में ही करनी पड़ेगी, और उसका अकेला रास्ता है पर्यावरण संरक्षण, और उसका सबसे सुलभ, सबसे आसान, सबसे सस्ता रास्ता है वृक्षारोपण। 2014 से हम लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए,
2014 के बाद से लेकर के अब तक इन 6 साल कुल 13,000 स्क्वायर किलोमीटर देश में वृक्षारोपण फॉरेस्ट कवर जिसको हम कहते हैं उसमें वृद्धि हुई है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमने पूरी दुनिया को एक चुनौती दी है 2015 में क्लाइमेट कंट्रोल की कि हम अपना जो कार्बन सिंक है उसको एक निश्चित सीमा के बाद उसको बढ़ाएंगे ज़रूर, और हम उसकी ओर समय से नई कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट आच्छादित क्षेत्र करीब 24% हैं, हमें बढ़ा करके 33% ले जाना है और हम इसमें सफलता पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर गोरखपुर की बात करें तो क्या स्थिति? गोरखपुर में अभी मैं रिपोर्ट ले रहा था, जो 2 फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं अधिकृत वही मानी जाती है, 2017 की और 2019 2 दिसंबर में जारी हुआ है। कुल 1.5 स्क्वायर किलोमीटर केंद्रीय सरकार ने माना है कि यहाँ वृक्षारोपण की वृद्धि, फॉरेस्ट की वृद्धि हुई। लेकिन अगर पूरे देश के आंकड़े को देखा जाएगा तो तकरीबन 5100 स्क्वायर किलोमीटर है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि गोरखपुर मंडल में होनी चाहिए थी, जो कि 1.5 है। मैं गोरखपुर मंडल की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी चीफ कंजर्वेटर को ये टारगेट दिया है कि आप अपने सारे DFOs की मीटिंग बुलाइए, हम लोग बैठेंगे और किस तरह से हम कम 5 स्क्वायर किलोमीटर का वृक्षारोपण आने वाले समय में अगली रिपोर्ट के पहले कर लें। मैं स्वयं बैठ करके योजना बनवाने वाला हूँ। दूसरी चीज़, शहर में ऐसी ढेर सी कॉलोनियाँ हैं अभी जहाँ सड़कों के और मकानों के बीच में जगह है, और जिसे हम सौंदर्य कहते हैं, भौतिक सौंदर्य, अस्थाई सौंदर्य, अस्थाई विकास, उसमें उन कॉलोनियों का वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। लेकिन सुनियोजित योजना नहीं बनी। पेड़ दे दिए जाते हैं नगर निगम को, नगर निगम दे देते हैं नीचे के लोगों को, और नीचे के लोगों से लग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैंने DFO साहब से कहा है, परसों हम लोग बैठेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, और हम लोग पूरे शहर की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनमें वृक्षारोपण करने की योजना लेकर चलेंगे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरलीकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम का काम कर रही है। इसी के तहत यहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है और सरकार ने योजना बना ली है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से ही कर दी गई है। यह 7 जुलाई तक पौधारोपण का कार्यक्रम चलेगा। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता शाहिद खान के साथ। किया जा रहा है, तो क्या स्थिति है और क्या टारगेट दिया गया था? देखिए, ये जो वृहद वृक्षारोपण प्रोग्राम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न था कि इस पूरे प्रदेश में जो हरित एरिया है, जैसे ग्रीन एरिया बोलते हैं, उसका कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता थी। और उस स्वप्न को साकार करने के लिए विगत कई वर्षों से, जैसा आपने देखा कि ये एक वृहद वृक्षारोपण प्रोग्राम हो रहा है। परिकल्पना ये थी कि हर प्रत्येक व्यक्ति एक प्लांट लगाए। आज यूपी की एस्टीमेटेड पॉपुलेशन करीब 23 करोड़ है, और इसलिए इस वर्ष जो प्रदेश का लक्ष्य है 25 करोड़ है। मंडल का लक्ष्य हमारा जो है 1 करोड़ 17 लाख है, और 1 करोड़ 17 लाख के क्रम में चारों जनपदों को लक्ष्य दिया गया। इस बार हमारी तैयारी काफ़ी ठीक रही है मुझे लगता है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका ये कॉन्सेप्ट है। वन विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 करोड़ 17 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष उन्होंने 2 करोड़ लगभग प्लांट यहाँ पर पौध तैयार की हुई है, और मुझे लगता है कि हम लक्ष्य के ऊपर जाके प्लांटेशन कर पाएंगे आज एक दिन में। इसके साथ साथ एक बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वृक्षारोपण जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हमें जो इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस है, पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है, उसको लाना है। इसे एक बृहद जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की गई है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जो कृषक सम्मान निधि के बेनिफिशरी हैं, बहुत योजनाओं के बेनिफिशरी हैं, एक बहुत बड़ा तबका इससे जुड़ा है। और इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता ये है कि ये एक सिर्फ सरकारी या विभागीय प्रोग्राम नहीं है, इसमें जन सहभागिता सुनिश्चित की गई है। दूसरा, मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने 25 करोड़ पेड़ लगाए, हमने मंडल में 1 करोड़ 17 लाख लगाए हैं। आवश्यक ये है कि एक प्लांट, एक पौध जो लगाया गया है, उसको जीवित रखा जाए, और वो तभी होगा जब हम
इसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर दायित्व लेंगे। और आपके माध्यम से मैं मंडल की जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी प्लांट्स लगे हैं ये आपके प्लांट हैं, जैसे आपके परिवार के लोग हैं वैसे ही ये प्लांट भी आपके परिवार का एक अंग है, और उसी प्रकार इसको सुरक्षा एवं संरक्षण देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर झीझक कानपुर देहात को कॉरिडोर परियोजना में भूमि अधिग्रहण मामले में काम रोके जाने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी डेरापुर ऋषिकांत राजवंशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी डेरापुर रामकृष्ण मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक मंगलपुर अमोद कुमार सिंह सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंचकर रुके पड़े काम को शुरू करवाया तथा मुआवजे की मांग को लेकर एकत्रित हुए ग्रामीणों को उपजिलाधिकारी डेरापुर ने मंगलवार को तहसील डेरापुर कैंप में कागजात लेकर पहुंचने की बात कही। मिली जानकारी के मुताबिक थाना मंगलपुर क्षेत्र के खहैला गांव में कुछ लोगों की भूमि DFCCIL की परियोजना में वर्ष 2008 में अधिग्रहित की गई थी। परियोजना में अधिग्रहण की गई भूमि का किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चल रहे काम को रुकवा दिया। काम रोके जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी डेरापुर ऋषिकांत राजवंशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी डेरापुर रामकृष्ण मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना मंगलपुर अमोद कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज झीझक ज्ञान प्रकाश पांडे सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर रुके पड़े काम को शुरू करवाया। साथ ही ग्रामीणों से मंगलवार को तहसील डेरापुर में कैंप लगाया जाएगा, जिसमें जिले स्तर के अधिकारी व परियोजना से जुड़े अधिकारी भी पहुंचेंगे। भूमि अधिग्रहण से संबंधित लोग अपने कागजात लेकर पहुंचे, जिससे निस्तारण किया जा सके। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता जंग बहादुर सिंह के साथ। माना जाएगा कि गुंडाई कर रहा है, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, बदतमीजी कर रहा है, और ये किसी गलतफहमी में मत रहना कि औरतों को, लड़कियों को आगे करके बदतमीजी करके कोई निकल जाएगा यहाँ से, समझ जाएगा। ऐसा सबक दिया जाएगा कि कई नहीं झेल पाओगे। जितना सरकारी राजस्व का नुकसान होगा उतनी रिकवरी होगी, ऐसी ना नौबत करो कि जो 4 पैसा मिलना उससे ज्यादा तुम्हारा रिकवरी होने लगे, समस्या पैदा करोगे। बहुत बड़े रेल विभाग ऐसे कुछ लोग हैं जिनका अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। यार कौन कह रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, कौन कह रहा है नहीं सुनी जा रही बात। अगर ये लोग जाने के लिए जो है तमाम बात चलती सबसे कहा गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विकास दुबे मामले में हुआ बहुत बड़ा खुलासा। एसपी ग्रामीण विजय श्रीवास्तव ने दिया एक बहुत बड़ी बयान। घर में बंकर से 6 तमंचे, 25 कारतूस मिले। घर से 2 किलो विस्फोटक मिला। घर से बम बनाने के उपकरण भी मिले। इतना ही नहीं, घर से 15 जिंदा बम भी बरामद हुए। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छुपा कर रखे हैं और वहाँ तहखाने हैं, और अगर समय पर वहाँ तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहाँ पहुँची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहाँ दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहाँ से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहाँ रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था, और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश को भी इशारा करता है। हाँ, देखिए, लगभग जो हम लोगों ने रिकॉर्ड में भी तलाशा है वो लगभग 12 उसके यहाँ शस्त्र लाइसेंस है उसके परिवार में, और इसमें अभी कंफर्म सूचना आप लोगों को जब अपडेट हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये अपने साथ रहने वाले लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस इशू कराता था और उनको अपने लिए यूज़ करता था।
उसमें में से एक जो आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, दयाशंकर भी है, उसके नाम से भी शस्त्र लाइसेंस है और ये बात जानकारी में आई है कि उसका मैक्सिमम उपयोग विकास करता था और इसी प्रकार से अन्य कई लोग हैं जिनके नाम से शस्त्र लाइसेंस तो है, लेकिन वो विकास दुबे उसको अपने कब्जे में रखता था। देखिए, इस बारे में जो अभी पुलिस रिकॉर्ड में है ये हम लोग इसको गहराई से देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट गई है इसमें पूर्व में, लेकिन उसमें कहाँ रुकावट आई या कैसे है ये हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से सारे शस्त्र लाइसेंसों को नए सिरे से हम लोग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भेजेंगे और निरस्त भी कराएंगे। देखिए, इस बारे में ये तो सही है कि ये बात आ रही है कि आसपास के गाँव में उसका वर्चस्व था, तो हो सकता है कि जब इस तरह से प्रधानी का इलेक्शन रहता हो या अन्य कोई चुनाव रहते हो तो ये कोई फतवा जैसा जारी करता रहा होगा, ऐसा लोग भी बता रहे हैं। इस सब बारे में हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। देखिए, ये बातें आ रही हैं, लेकिन अभी इस पे जांच जारी है। जब पूरी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के औरैया से बड़ी खबर है, जहां पर औरैया के फफूद में लेखपाल ने फफूद पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप है कि 112 पर सूचना पर शिकायतकर्ता लेखपाल को ही थाने उठा लाई थी पुलिस। लेखपाल आनंद कुमार के विरोध करने पर थानाध्यक्ष व एक दरोगा ने लेखपाल से थाने में की मारपीट। लेखपाल संघ ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेखपाल संघ के महासचिव ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई न होने पर कही धरना देने की बात। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अशोक कुमार दोहरे लेखपाल संघ का जिला महासचिव हूँ। ये आनंद कुमार लेखपाल हैं जो तहसील अजीतमल में कार्यरत हैं। शाम को इनके द्वारा मुझे फ़ोन से सूचना दी गई कि मेरे गांव में कुछ लोगों में आपसी विवाद हो रहा था, तो चूँकि राज्य कर्मचारी हैं तो इनका दायित्व होता है कि उस विवाद को शांत कराया जाए। उस विवाद को शांत कराने के लिए हमारे साथी लेखपाल ने 112 नंबर पर कॉल की। 112 नंबर पर जब कॉल की, इसके बाद पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पुलिस ने वहाँ अमानवीय ड्रेस कोड अपनाते हुए हमारे लेखपाल को ही अरेस्ट कर लिया और ये कहा कि तुमने 112 नंबर पे कॉल क्यों की, और इनको थाने ले गए। लेखपाल जी के द्वारा बताया गया कि थाने में जब ये पहुँचे तो इनके साथ वहाँ के जो एसओ हैं राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने इनके साथ निर्मयता पूर्ण इनके निर्ममता तरह एक कर्मचारी होते हुए पटे से इनके साथ मारपीट की। और वहाँ पे एक विकास त्रिपाठी दरोगा जी हैं, उन्होंने भी पटे से इनको मारपीट की और उनके साथ गाली गलौज भी की, जबकि हमारे लेखपाल ने कोई वहाँ घटना स्थल पे कोई घटना नहीं घटित की, केवल इन्होंने सूचना दी और इसके बाद भी हमारे लेखपाल के साथ पुलिस विभाग के द्वारा उत्पीड़ित तक कार्रवाई की गई। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे लेखपाल को न्याय नहीं मिला तो मैं लेखपाल संघ के माध्यम से किसी भी स्तर तक आंदोलन के लिए जा सकता हूँ, जिसके लिए संपूर्ण पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या है इस पूरे मामले में? मुख्य प्राथमिकता ये है कि जो पुलिस विभाग के द्वारा हमारे लेखपाल के साथ मारपीट की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया, कर्मचारी के साथ जब ऐसी घटना होती है तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा आम जनता के साथ क्या किया जाता होगा। तो मेरी एक ही मांग है कि ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनको दंडित किया जाए। कुमार में मोहल्ला था, वो फफूंद का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ कल वाद विवाद हुआ था, वाद विवाद के संबंध में मैंने 112 नंबर पे कॉल की, तो फिर वो पुलिस आई
तो उन्होंने पूछा कि कॉल किसने की, तो मैंने कहा मैंने की, तो मुझे भी ले गई और विपक्षी जिससे लगाई हुई थी उसे भी ले गई साथ में। तो वहाँ और रास्ते में ज़्यादा सूचक गालियाँ देते हुए मुझे थाने ले गए। तो उसके बाद SHO फफूंद व वो विकास त्रिपाठी SI उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, अभद्रता की और पटे से पीटा है मुझे। मेरे हाथ में और पैर में सूजन भी है। इस संबंध में आपने किसी को अभी तक बताया? हाँ, मैंने बताया अभी, हमने अपने FDM सबको बताया और यहाँ रिपोर्ट भी लिखाने की रिपोर्ट नहीं लिखी और मेडिकल के लिए मैंने कहा कि मैं मेडिकल अपना करवाऊँगा, उसके लिए पर्ची लिख के दो, वो भी नहीं दी है मुझे।